हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 159 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। देखिए, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था निम्न प्रकार थी। पहला, समाज का 4 वर्णों में विभाजन। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से, प्राचीन रूप से लगातार जो परंपरा चली आ रही है 4 वर्णों की, 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको हरिजन भी कहते थे शूद्र को। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता था, सबसे ऊंचा होता था। उनके प्रमुख कर्तव्य थे किसके? ब्राह्मणों के। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय का कर्तव्य था राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य का कार्य था व्यवसाय या वाणिज्य था। शूद्र का कार्य या हरिजन का मुख्य कार्य था कर्तव्य अन्य वर्णों की सेवा करना। जो ये 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना। यद्यपि जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन ढीला होने लगा धीरे धीरे, परंतु फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था गुप्त काल में। दूसरा पॉइंट है स्त्रियों का स्थान। समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। यज्ञ वगैरह में स्त्री शिक्षा भी प्रचलित थी, महिलाओं को शिक्षा भी दी जाती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। अंतर जातीय का मतलब है एक जाति से दूसरी जाति में विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च जाति का पुरुष हो और निम्न जाति की महिला हो। यदि वो दोनों विवाह करते हैं तो अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम विवाह में उच्च जाति की महिला हो और निम्न जाति का पुरुष हो, वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे जो शास्त्रों में है। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। राजा महाराजाओं के समय में आपने देखा होगा, राजा कोई एक शर्त रखते थे अपनी पुत्री के विवाह में। कोई भी राजा उस शर्त को पूरा करता था तो वो शादी या स्वयंवर में राजा की पुत्री से विवाह करता था। तीसरा है मिश्रित जातियां। मूर्धावशक्ति, कर्ण, अम्बष्ट, पारसव आदि मिश्रित जातियां थी। कायस्थ गुप्त युग के एक वर्ग था गुप्त युग में, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया, कायस्थ। चौथा पॉइंट है स्त्रियों की व्यावसायिक स्थिति। व्यावसायिक रूप से स्त्रियों की स्थिति निम्न थी, लेकिन पुत्र के अभाव में, यदि पुत्र नहीं होता था, पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होता था। कहने का अर्थ है यदि पति पत्नी के दोनों के संतान नहीं होती थी तो पति की जो प्रॉपर्टी है या संपत्ति है उस पर अधिकार सर्वप्रथम किसका होता था? पत्नी का होता था। तो ये था हमारा गुप्त वंश का जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 160वां, हर्षवर्धन की विजयों व उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। वर्धन वंश के या पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। वह अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो इसका जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, वो राजा बना इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद। और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में थानेश्वर जो हरियाणा में है का शासक बना। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई की मृत्यु जो उसकी हुई थी 606 में, तो 606 में ही हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर का शासक बना था। उसकी प्रमुख
प्रमुख विजय व उपलब्धियां निम्न हैं। पहला है शशांक पर आक्रमण। शासक बनने के बाद यानी 606 ईस्वी के बाद हर्ष ने बंगाल के शासक था शशांक, जिसने इसके बड़े भाई की हत्या की थी। प्रभाकर वर्धन का जब पुत्र था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसकी हत्या की थी शशांक ने, पर आक्रमण किया। शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लिया। वल्लभी पर विजय। हर्ष ने वल्लभी पर आक्रमण कर वहां के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। वल्लभी का शासक कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय, उसको हराया था। बाद में उसने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया था। पंच भारत की विजय। ह्वेन-सांग के अनुसार, ह्वेन-सांग का भी कभी कभी छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, ह्वेन-सांग भारत में किसके शासन काल में आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया। किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के। हर्ष ने 6 वर्ष की अवधि में निरंतर युद्ध करके पंच भारत पर विजय प्राप्त की। पंच भारत यानी 5 प्रदेश जीते। ये 5 प्रदेश थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध 630 और 634 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण भारत के अभियान में हर्षवर्धन को हरा दिया था। सिंध पर विजय। हर्ष ने सिंध पर भी विजय प्राप्त की। पूर्वी अभियान। हर्ष ने कांगोज जो उड़ीसा में है, मगध तथा पश्चिमी बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। कन्नौज हर्ष की विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। शासक थानेश्वर का बना था, पर दूसरी इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कन्नौज को बनाया था। आगे हम बात करेंगे हर्षवर्धन की अन्य उपलब्धियों की। देखिए, पहली इसमें उपलब्धि क्या थी? हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वह महान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने कन्नौज में एक विशाल बौद्ध सभा आयोजित की थी हर्षवर्धन ने। हर्ष दानशील व्यक्ति था, बहुत दान देता था। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में, प्रयाग जो वर्तमान में इलाहाबाद का नाम है, उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का यहाँ संगम है, धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर हर 5वें वर्ष में हर्षवर्धन उत्सव आयोजित करता था और दान देता था। प्रयाग में एक विशाल महोत्सव आयोजित किया था और प्रचुर धन और संपत्ति लोगों को दान में दिया करता था। हर्ष एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक भी लिखे। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, पार्श्वर्य, जयसेन आदि अनेक विद्वान रहते थे। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे। छोटे प्रश्न में पूछ लिया जाता है बाणभट्ट किसके शासनकाल में हुए, मयूर, सुबंधु, मातंग, इनमें से किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 161, पाल वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन कीजिए। पाल वंश के प्रमुख शासक निम्न थे। पहला है गोपाल। लगभग 750 ईस्वी में गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। 750 में गोपाल नामक राजा ने बंगाल में किस वंश की स्थापना की थी? पाल वंश की। उसने बंगाल में फैली हुई अशांति व अव्यवस्था को समाप्त किया, गोपाल ने। दूसरा शासक हुआ धर्मपाल पाल वंश में। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। पाल वंश में उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहार वंश के तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। प्रतिहार राष्ट्रकूटों के साथ जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, युद्ध हुए, उसमें इसने अपने राज्य को सुरक्षित रखा और उसने पाल वंश के वैभव को चारों ओर फैला दिया था। तो सबसे प्रतापी शासकों में धर्मपाल को गिना जाता है।
आगे है देवपाल, जिसका समय था 810 से 850। देवपाल पाल वंश का एक अन्य प्रतापी शासक हुआ। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान इसका नाम क्या है, पटना, पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया था। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। किसकी सभा में? देवपाल की सभा में। देवपाल ने उसे एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान की थी उस दूत को। अगला शासक था महिपाल प्रथम। इस वंश के 9वें राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया, यानी गंगा नदी तक के क्षेत्रों। 9वां शासक था पाल वंश का, महिपाल प्रथम। इसके बाद रामपाल इस वंश का एक महान अन्य पराक्रमी शासक था। उसकी विजयों से पाल साम्राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई, परंतु 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति कमजोर हो गई। आगे प्रश्न है अगला 162वां, पाल वंश के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, पाल वंश के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां निम्न थी। पहला है बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन। पाल वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अधिक प्रोत्साहन दिया। देखिए, पाल वंशी राजा बौद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म से थे। बौद्ध धर्म में इन्होंने स्वीकार कर लिया था और उनके शासन काल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की उन्नति हुई। पाल वंश के शासक, उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को संरक्षण प्रदान किया। अतीश नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत की यात्रा की थी। अतीश नामक बौद्ध भिक्षु, तो इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण प्राप्त हुआ था। कला की उन्नति, पाल वंशी शासक कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया था। पाल नरेशों ने बंगाल और बिहार में अनेक चैत्यों, विहारों और मंदिरों, जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, चैत्य और विहार और मंदिरों और जलाशयों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 163, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में वर्णन कीजिए। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे वो निम्न थे। पहला दंती दुर्ग। 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसने नासिक, जो वर्तमान महाराष्ट्र, को अपनी राजधानी बनाया था। उसने कलिंग, जो उड़ीसा, कौशल, कांची, लाट आदि पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजा विष्णुवर्धन को पराजित किया। उसने एलोरा, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो शिव जी के लिए, भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर है, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न छोटे प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। विशेष ध्यान रखें इस बात का, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। आगे था राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुव ने गंगराज और कांची के पल्लव नरेशों को पराजित किया। उसने उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को भी पराजित किया था। आगे था गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को तथा पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। अगला शासक था अमोघवर्ष ने वेंगी के चालुक्यों का दमन किया। उसने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था। किसने? अमोघवर्ष ने। अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गिनती विश्व के तत्कालीन 4 शासकों में की थी। अरब यात्री जो मुस्लिम कंट्री थी हमारे यूरोपीय, तो उन्होंने, वो यात्री आया था सुलेमान उस समय, तो उसने अमोघवर्ष की गिनती उस समय के राजाओं में 4 शासकों में, सबसे प्रतापी शासकों में
इनकी गिनती की थी। अगला शासक था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। उसने गंग राजा राजमल को पराजित किया। गंग राजा और राजमल को पराजित किया था कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में कला व साहित्य की उन्नति का संक्षेप में समझाइए। उन्नति को देखिए, राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। किस धर्म को अधिक मानते थे? वैदिक धर्म। उन्होंने अनेक भव्य मूर्तियों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। उनके अरबों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अरबों ने राष्ट्रकूटों को वलहारा या वल्लराज कहा है। अरबों ने राष्ट्रकूटों को क्या कहा था? वल्लहारा या वल्लराज। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी में समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाके जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।